अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी के वन शॉट लेक्चर्स में एक और नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं। चैप्टर है सर्कुलेशन। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट के अंदर कई सारे अंदाज से सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने का इम्कान भी है। मॉडल पेपर से लेके जो पूरे ऑल ओवर सिटी में जो सर्कुलेट हो रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक्स, उनके अंदर दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से या दो डिफरेंट कैटेगरीज के साथ इस चैप्टर में से सवाल पूछने का एक पॉसिबिलिटी दी जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें डायग्राम प्लस डिस्क्रिप्शन आने का इम्कान है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में सेक्शन सी में, वो है ह्यूमन हार्ट की एनाटमी। कि ह्यूमन हार्ट की एनाटमी में ह्यूमन हार्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट के कुछ एस्पेक्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले कि ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले याद रखने की बात यह है कि 4 चेम्बर्स होते हैं और हर चेम्बर के अंदर 2 मेजर कैटेगरीज हैं, एक एट्रिया की और एक वेंट्रिकल की। एक एट्रिया की और एक वेंट्रिकल की। एट्रिया के अंदर भी आपके पास राइट एंड लेफ्ट होते हैं, वेंट्रिकल के अंदर भी राइट एंड लेफ्ट होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास जब भी कभी हम राइट की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि राइट पार्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट साइड, तो वहाँ पर हमेशा बात आ रही होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हो गए, याद रखने वाली बातें हो गई। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जो राइट साइड है, यानी राइट साइड ऑफ द हार्ट है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट में हमारे पास जो वेल्व्स खुलते हैं राइट साइड में, एट्रिया टू वेंट्रिकल, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व। और जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर जो हार्ट में के जो वेल्व हैं जो राइट लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ खुलते हैं, उसको हम बाइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं और कुछ जगहों पे उसको मिट्रल वेल्व का नाम भी दिया जाता है। मिट्रल वेल्व का नाम भी दिया जाता है। ये हमारे पास इसके कुछ बेसिक एनाटमीज हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है। तो हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर जहाँ से भी आपके पास ब्लड, अब जो कि बॉडी के 2 हिस्से डिवाइडेड हैं, वी हैव लाइक दिस अपर पोर्शन, हार्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर है तो हार्ट से ऊपर का पोर्शन हो गया। बायोलॉजिकली हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमको सुपीरियर कहते हैं। हार्ट से सुपीरियर का पोर्शन ऊपर की तरफ, और हार्ट से जो नीचे का पोर्शन है पूरा उसको हम इन्फीरियर यानी बिलो द हार्ट वाला पोर्शन कहते हैं। तो जो ऊपर से जितना भी ब्लड आ रहा है वो जो आ रहा है हार्ट के पास, वी नो कि व्हेनेवर एन आर्टरी और अ वेसल ब्रिंग्स ब्लड टू द हार्ट, उसको हम नाम देते हैं वेन का। तो ऑर्गन टू हार्ट वेन कहलाती है और हार्ट टू ऑर्गन आर्टरी कहलाती है ना। ऊपर से ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ तो नाली का नाम हो गया वेन और स्पेसिफिक नाम हो गया उसका वेना कैवा। ऊपर से आ रही है तो सुपीरियर वेना कैवा। नीचे से आ रही है कैटेगरी क्या हो गई वेन की, नाम क्या हो गया वेना कैवा। नीचे से आ रही है तो इन्फीरियर वेना कैवा। तो ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द बॉडी, ब्लड इज कमिंग फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द बॉडी, एंड बोथ ऑफ दीज पार्ट्स, दोनों नालियों से जो ब्लड आ रहा है वो जमा हो रहा है आपके पास कहाँ पर आके, आपके पास ब्लड आके जमा हो रहा है। मैं एक दूसरा अच्छा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ इसमें चीज़ दिखे भी। आपके पास ब्लड जमा हो रहा है यहाँ पर आके, जिसको हम एट्रिया का नाम देते हैं। नाउ द एट्रिया इज द कलेक्टिंग पॉइंट फॉर दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो दोनों पार्ट्स आ रहा है, हमने कहा कि राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड पार्ट होगा। एंड एट द सेम टाइम दिस ब्लड एंटर्स इनटू दी राइट वेंट्रिकल। वंस अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हो रहा है राइट साइड पे। राइट साइड पे जमा हुआ तो वहां से नीचे की तरफ आ गया। नाउ दिस ब्लड ट्रांसपोर्ट्स थ्रू दी वेन। अब मसला ये है कि ब्लड निकल के जा रहा है फ्रॉम द हार्ट, उसूलन इसको कहना चाहिए आर्टरी। बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाला कौन होता है, वेन। तो अब ये जो ब्लड निकल के फ्रॉम द हार्ट जा रहा है इसको हम, और कौन सा ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, तो इसको वेन कहेंगे आर्टरी कहेंगे। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि बेटा देखो याद रखो, ये जो असल में आपके पास ये जो जिस तरह से ब्रेकडाउन मैंने बताया ना, ऑर्गन से हार्ट वाली कहानी या हार्ट से ऑर्गन वाली कहानी, ये डेफिनेशन हमेशा याद रखें, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो इफ ब्लड इज मूविंग फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स द ऑर्गन, अभी निकल के बाहर जा रहा है ना, किसी ऑर्गन के पास जा रहा होगा, फॉर ऑक्सीजनेशन जा रहा होगा, टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द लंग्स जा रहा होगा, तो ये कहलाएगी आपके पास आर्टरी। लेकिन ब्लड कौन सा है इसमें, डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, यहाँ से ब्लड निकल के गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल के चला गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूम के लिवर के लंग्स के पास गया, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुई, ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये वापस घूम के फ्रॉम द लंग्स आ रहा है टुवर्ड्स दी राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ आ रहा है तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास अब ब्लड आ रहा है टू दी हार्ट, किस नाली के जरिए, वेन।
कहाँ से आ रही है? लंग्स से। लंग्स का मेडिकल टर्म क्या है? पल्मोनरी। तो आपके पास नाली हो गई, वेन जगह कौन सी थी? पल्मोनरी। तो नाली का नाम क्या होगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आ गई कहाँ पर? हार्ट के एट्रियल सेक्शन के अंदर, एट्रिया के अंदर। ठीक हो गया। ब्लड की हैसियत कैसी है? लंग्स से आ रहा है, क्या ऐड हुआ हुआ है? ऑक्सीजन। तो ब्लड का पार्ट क्या हो गया? यानी उस पार्ट को हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम द लंग्स टू द एट्रिया। अब वो अंडर एंटर हो गया कौन से पार्ट के अंदर? लेफ्ट एट्रिया के अंदर। लेफ्ट एट्रिया से नीचे आया बाइकस्पिड मिट्रल वेल्व्स को खोलते हुए और नीचे वेंट्रिकल के अंदर जमा हो गया। जैसे वेंट्रिकल के अंदर जमा हुआ, वेंट्रिकल में कौन सा? लेफ्ट साइड इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड इज एसोसिएटेड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ये वेंट्रिकल यहाँ से निकल के वेंट्रिकल से ब्लड निकल के एओर्टा के थ्रू, वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टरीज इन आवर सिस्टम, एओर्टा के थ्रू बाहर निकलता है। कुछ आपके पास हेड की तरफ चला जाएगा, कुछ स्किन की तरफ चला जाएगा और कुछ नीचे बॉडी की तरफ सप्लाई हो जाएगा। इन शॉर्ट स्टोरी क्या बनी? स्टोरी बनी कि राइट साइड ऑलवेज टॉक्स अबाउट, ऑलवेज डील विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑलवेज डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपके पास वेना कैवा जो है, वेना कैवा ये आपके पास ब्लड लेके आती है, यानी ब्रिंग्स ब्लड टू हार्ट, हार्ट के पास ब्लड लेके आती है ये। इसी तरीके से आपके पास एओर्टा सप्लाइज ब्लड, जो ब्लड लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड हो गया, जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऐसे ही हो गया। मेन पैरामीटर्स याद रखने। एट द सेम टाइम अगर हम हार्ट की लेयरिंग्स की बात करें तो हार्ट आउटसाइड, बाहर की तरफ अगर हम बात करें, सबसे पहली दो पेरिकार्डियल लेयर्स आ जाती हैं। पेरिकार्डियल लेयर के दो हिस्से हैं, एक फाइब्रस पेरिकार्डियल लेयर है, आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर वाली, एंड देन वी हैव दी सीरस पेरिकार्डियम के जो कि अंदर वाली होती है, अंदर वाली पेरिकार्डियम है, फाइब्रस सीरस। उसके बाद गैप है, इस गैप के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। नाउ वी हैव 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट। सबसे पहले आपके पास एपिकार्डियम आ गया आउटसाइड, मायोकार्डियम आ गया मसल्स की वजह से, और एंडोकार्डियम आ गया अंदर वाली की तरफ से। तो बाहर पेरिकार्डियल लेयर्स, फिर कैविटी, फिर कार्डियक लेयर्स। ठीक हो गया। पेरिकार्डियल कैविटी, कार्डियक लेयर्स। पेरिकार्डियल कैविटी 2 टाइप्स की हैं, फाइब्रस, सीरस, फिर कैविटी आ गई, फ्लूइड भर गया। फिर कार्डियल लेयर्स आ गई, कार्डियक लेयर्स आ गई, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। 3 लेयर्स हो गई। ये आपके पास बात हो गई हार्ट की एनाटॉमी से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कि हार्ट के अंदर, हार्ट की जो फंक्शनिंग फिजियोलॉजी है उसमें 2 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बार बार इस्तेमाल होते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं, डिफरेंस में भी आ जाते हैं, इवन के शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज में भी आ जाते हैं। एक है डायस्टोल और एक है सिस्टोल। ये दोनों क्या होते हैं इसको जरा समझ लीजिए। देखिए डायस्टोल और सिस्टोल से हमें कुछ याद रखना है, बहुत आसान चीज़ है, मैं बच्चों को हमेशा दिखाता हूँ। देखो डायस्टोल से वर्ड याद रखो, डायलेशन। डायलेशन का मतलब क्या होता है? फैल जाना, फैल जाना। कोई आपके पास इस तरह की चीज़ है, इस तरह की नाली जा रही है, नाली फैल रही है, रिलैक्स हो रही है, डायलेट हो रही है, वहाँ से आपने याद रख लेना है डायस्टोल। और इसी तरीके से कोई चीज़ आपके पास फैली हुई थी, अब एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और उसको पिचकाने मसरूफ हो रही हैं कि वो पिचक जाए, किसी तरीके से पिचक जाए। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है? कंस्ट्रिक्ट करना है, कंस्ट्रिक्शन करना है। ठीक हो गया। 2 वर्ड्स हैं। डायस्टोल मीन्स फैल जाना, यानी वो प्रेशर के जो कि अंदर ब्लड भरने की वजह से जो हार्ट रिलैक्स हो रहा है, हार्ट स्वेल कर रहा है, हार्ट फैल रहा है, इसको हम डायस्टोल कहते हैं। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट के मसल्स कंप्रेस कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या है कि समवेयर अराउंड आपके पास 60 to 80 जो है वो नॉर्मल रेंज दरमियान में समझी जाती है डायस्टोलिक प्रेशर की। हम कहते हैं ना 80/120 आपके पास mm ऑफ Hg, यानी मरकरी आपके पास जो है ना वो आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो 80 नीचे वाला, वो 120 ऊपर वाला, इस तरह की बातें हो रही होती हैं। तो 60/80 के दरमियान में नॉर्मल रेंज है। इस तरह से 90/120 के दरमियान में ये एक नॉर्मल रेंज है फॉर योर सिस्टोलिक, यानी प्रेशर अप्लाई जो हो रहा है। तो डायस्टोल इज दी relaxation of the heart when it's filled with blood. Systole is the contraction of the heart when it's expelling blood. blood बाहर निकाल रहा है वो। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जिसको आमतौर पर हमारी किताब में अलग अलग एस्पेक्ट से बताया गया है। जो आपकी कार्डिक साइकिल है उसको साइकिल की फॉर्म में अलग बताया गया, सिस्टोल डायस्टोल कब हो रहा होता है। फिर एक हमारे पास तस्वीर बनी हुई इसमें हमारे पास जो लाइनें बनी हुई हैं PQRST वाली मामला बने हुए। तो यूजली हम क्या करते हैं, इसको एक साथ समराइज कर देते हैं। वैसे तो जब हम जो आपके पास ये QRS कॉम्प्लेक्स या जो हम न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्ट के नाम से एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं
उसमें हम ये जो ईसीजी की डायग्राम बनाते हैं, ये हम असल में लिंक करते हैं हार्ट के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन से, कि हार्ट के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कैसा होता है, किस वक्त आपके पास डीपोलराइजेशन हो रही है, किस वक्त रीपोलराइजेशन हो रही है, किस वक्त इस तरह के मामला हो रहे हैं। लेकिन चूंकि वो तमाम बातें इतनी खुल के हमारी किताब में मौजूद नहीं होती कि ईसीजी की फंक्शनिंग कैसी है, तो हम उसको उतनी ही लिमिटेड अमाउंट में एक्सप्लेन करते हैं जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जितनी किताब में लिखा हुआ होता है। सबसे पहले बात समझ लें कि हमारे पास हार्ट के अंदर जो है वो अगर हम करने पे आए तो 4 फेजेस भी बना सकते हैं, 2 फेजेस भी बना सकते हैं, 3 फेजेस भी बना सकते हैं, इट डिपेंड्स। यूजुअली क्या होता है कि हम आमतौर पे हार्ट को जो है वो यूजुअली अगर हम देखें तो हम हार्ट के 3 हिस्से बना देते हैं। सबसे पहले हमारे पास एट्रियल सिस्टोल का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा मेजर। फिर हमारे पास साथ में वेंट्रिकुलर सिस्टोल का और आखिरी में वेंट्रिकुलर डायस्टोल का हिस्सा है। यूजुअली 3 ऐसे बना देते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा इसको 4 भी करना चाहे तो 4 करने में कोई मसला नहीं कि वो स्टार्ट करे एट्रियल डायस्टोल से, एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्योंकि हमें पता है कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल और सिस्टोल के जो सिस्टोल और डायस्टोल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फिर दोबारा लिख देता हूँ। तो सिस्टोल का मतलब ये होता है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करना, और डायस्टोल का मतलब ये होता है कि आपके पास इसका रिलैक्स कर जाना, इसका रिलैक्स कर जाना। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारे पास होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। सबसे पहले जरा हार्ट की फंक्शनिंग देख लेते हैं, किस वक्त स्वेलिंग, किस वक्त रिलैक्सिंग। सबसे पहले हमारे पास जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि हार्ट जो है उसके जो एट्रियल पार्ट्स हैं वो आपके पास रिलैक्स हो रहा है। इट मीन्स के दे आर गेटिंग इन ब्लड, उनमें ब्लड आना शुरू होता है तो वो रिलैक्स होना शुरू होते हैं। दैट स्पेसिफिक फेज इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल। इस वक्त आपके पास हार्ट का जो अपर पोर्शन है, एट्रियल का पोर्शन है, वो रिलैक्स हो रहा होता है। जब हार्ट के ऊपर के एट्रियल पोर्शन रिलैक्स हो रहे होते हैं तो जो एट्रियल डायस्टोल हो रहा होता है उसके बाद जब ब्लड भर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बंदे कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव दिस एट्रियल सिस्टोलिक फेज, जिसके अंदर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड रश करता है टुवर्ड्स दी वेंट्रिकुलर पोर्शन। अब एट्रिया का डायस्टोल हुआ शुरू में, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा तो ब्लड नीचे चला गया वेंट्रिकल में। अब 2 बातें एक साथ हो रही साइमल्टेनियसली। व्हेन योर एट्रिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग इट मीन्स ऑटोमेटिकली वेंट्रिकल इज रिलैक्सिंग। कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा है, ये फैल गया, ठीक हो गया, फैल गया, यूं है, ठीक है, इसने यूं किया, यूं हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर जाएगा। इसका मतलब है कि एट्रियल सिस्टोल इज कपल्ड विद वेंट्रिकुलर डायस्टोल, कपलिंग नॉट फॉलोड बाय, कपल्ड है, एक वक्त में दोनों काम हो रहे हैं। तो एट्रिया के पहले डायस्टोल हो गई, भर गया, कॉन्ट्रैक्ट की, ब्लड नीचे आया, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकुलर की डायस्टोल हुई। इसलिए हमने यहाँ पर ये वाली पॉइंट लिखा हुआ है कि एट्रियल सिस्टोल इज कपल्ड विद वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल की जब डायस्टोल हो गई तो अब आपके पास क्या होता है कि फिर आपके पास वेंट्रिकल की सिस्टोल होती है, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। जो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर भर गया था वो अब बाहर निकल के जाना शुरू करता है, यानी दिस ब्लड विल मूव आउटसाइड द बॉडी। कैसे मूव आउटसाइड द बॉडी करेगा, राइट साइड से ब्लड निकल के जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, राइट साइड से यानी राइट वेंट्रिकल के जरिए, वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के पास फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन ऐड करने के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वहाँ से ब्लड एओर्टा के थ्रू जाएगा पूरी बॉडी को। ठीक हो गया, पूरी बॉडी को ब्लड जाएगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फेज आ जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के फेज के बाद आपके पास क्या होता है कि जब ये वेंट्रिकल पूरी सिस्टोलिक फेज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, तो उसके बाद ये ब्लड वापस दोबारा, हार्ट वापस दोबारा रिलैक्स होना शुरू होता है। इसका मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल की फेज आ जाती है। वी स्टार्टेड एट्रियल डायस्टोल फॉलोड बाय एट्रियल सिस्टोल। Atrial systole is coupled with ventricular diastole, then we have ventricular systole, and then we have ventricular diastole one more time, और रिलैक्सेशन हो गया आपको। इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी कहते हैं कि दोनों एक साथ रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पर हम QRS कॉम्प्लेक्स की बात भी कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपके पास जब एट्रिया की डीपोलराइजेशन होती है, इट मीन्स कि जब एट्रिया डीपोलराइज हो गया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। वर्ड डीपोलराइजेशन को याद रखें, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल का मसला ये है कि आप लोग चूंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो मोस्ट ऑफ यू, आई मीन लाइक 99% ऑफ यू माइट नॉट बी एक्वेंटेड विद दिस वर्ड डीपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल। होना तरतीब ये चाहिए कि हमारे पास ये जो चैप्टर है ना, ये होना चाहिए सेकंड ईयर के अंदर, क्योंकि सेकंड ईयर में हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन भी सिखाई जाती है डिटेल में, हमें नर्वस कोऑर्डिनेशन भी सिखाई जाती है, और अगर ये चैप्टर भी वहाँ होता तो बात और अच्छे समझ में आती है। बहरहाल, एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरा हाथ स्ट्रेट ऐसे रखा हुआ है तो इस वक्त मेरा हाथ जो है वो, उसके नर्व्स जो है वो रीपोलराइज या आपके पास रेस्ट पे हैं नर्व्स। बट अगर मैं अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाह रहा हूँ तो नर्व्स के अंदर डीपोलराइजेशन वर्ड इस्तेमाल होता है और उसके नतीजे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई तो मेरा हाथ बंद हो गया।
इट मीन्स व्हेन यू हेयर द वर्ड डीपोलराइजेशन, इट मीन्स कि वहाँ पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा मसल्स का। तो अभी मेरा हाथ रेस्ट पे है तो इट्स रिलैक्स्ड, बट जैसे ही इसमें नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, इस मीन्स कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, याद दिहाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, यू माइट नॉट नो अबाउट द डिटेल्स के डीपोलराइजेशन क्या होता है और ये एक्शन पोटेंशियल किस भला का नाम है। तो डीपोलराइजेशन से याद रख लें कि आपके पास एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और आई वुड से कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ याद करके बताया। तो एट्रिया की डीपोलराइजेशन मीन्स कि यहाँ पर आपके पास नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गई ना, एट्रिया की सिस्टोल हो गई। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी थोड़ी सी डिटेल होती है कि QRS कॉम्प्लेक्स कैसे आता है, बट कीपिंग दिस इन माइंड कि यू गाइज आर जस्ट लाइक यू आर स्टडीइंग ह्यूमन फिजियोलॉजी एट अ वेरी प्राइमरी लेवल, बहुत प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे हैं, और MBBS करेंगे तो और डिटेल में देख लेंगे, BDS करेंगे तो और डिटेल में देख लेंगे। फिलहाल हम इसको उतना ही रखते हैं, इतनी हमारी किताबें बातें मौजूद हैं। तो QRS कॉम्प्लेक्स हमारे पास होगी। QRS कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो गई। डीपोलराइजेशन को वर्ड आया, फिर दोबारा क्या हुआ कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब वेंट्रिकल की डायस्टोलिक फेज आ गई, देख लो, सॉरी फिर सिस्टोलिक फेज आ गई। अब देखो वेंट्रिकल की सिस्टोलिक फेज आ गई, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा कि वेंट्रिकल की जब डीपोलराइजेशन हो गई तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अब अगले ही लम्हे क्या होगा कि जब हमने वेंट्रिकल को रिलैक्स कराना है तो डी का उल्टा कर देंगे, क्या, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब ये है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, रीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास अब रिलैक्सेशन स्टेट आ गई, अब आप रिलैक्स हो गए। रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि अब यहाँ पर आप डायस्टोलिक फेज में आ गए, यू आर रिलैक्सिंग बैक टू योर प्राइमरी कंडीशन। तो इस एतबार से भी अगर हम न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के एतबार से ह्यूमन हार्ट को पढ़ते हैं, तब भी हमें 3 मेजर फेजेस नजर आते हैं। एट्रिया की सिस्टोल यानी एट्रिया की डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल की सिस्टोल यानी वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, और एट्रियोवेंट्रिकुलर आपके पास डायस्टोल या सिंपली वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ऑल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो ये 3 फेज हमारे पास बन जाते हैं। This was actually a summarized version of QRS complex, cardiac cycle, along with their coordination with systole and diastoles of each and every single chamber of the heart. अब बात कर लेते हैं कि इस सवाल को लिखना कैसे है, यानी बात तो समझ में आ गई, सब ठीक है, क्लियर हो गया। अब करना क्या है, अब समझ लें। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन, आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेशन इस बात ये है कि ह्यूमन हार्ट आपके पास आएगा और ह्यूमन हार्ट के साथ हो सकता है बोल देंगे भाई डायग्राम बना दो। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसमें कुछ इस तरह के फेजेस बनाने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले आपने देना है बेसिकल इंट्रोडक्शन। यू डोंट हैव टू राइट दिस टर्म या हेडिंग इंट्रोडक्शन, आप जनरली ह्यूमन हार्ट की हेडिंग डालें एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। और यू कैन एक्चुअली राइट अबाउट अ ह्यूमन, अगर हार्ट की अगर आप बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है सवाल में किस तरह क्या आएगा। ह्यूमन की कार्डिक साइकिल के बारे में बात आ रही है, इस तरह की भी आ रही है, तो आप सिंपली ह्यूमन हार्ट की डेफिनेशन हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आप ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी की हेडिंग डाल देंगे। उस एनाटॉमी के अंदर आप बात स्टार्ट करेंगे लेयर्स से, कि लेयर्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद फिर आप बात करेंगे ह्यूमंस के जो चेम्बर्स हैं उनकी। उसके बाद आप बात करेंगे उनके वेल्व्स की। उसके बाद आप बात करेंगे कि ह्यूमंस के जो के अंदर जो बेसिकली इस तरह परकिंजी फाइबर, जो फाइबर्स वगैरह आ जाते हैं, बंडल ऑफ फिश वगैरह, उन सब की बातें करेंगे। करते करते ये तकरीबन आपका 1 पेज भर जाएगा। देन यू गो ऑन टू दी फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, कि हार्ट काम कैसे करता है। अगर मिसाल के तौर पर सवाल पूछा गया है तो फिजियोलॉजी के, अगर नहीं भी पूछा गया और आपके पास ये 1 पेज का सवाल हो गया, तो अगले ही पेज पे आप फिजियोलॉजी को थोड़ा सा जिक्र करेंगे और वहां पर आप डायस्टोल और सिस्टोल की डेफिनेशंस को, सिस्टोल वर्सेस डायस्टोल की डेफिनेशन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे और जनरल कुछ टोन में हार्ट की फंक्शनिंग को जिक्र कर देंगे। ठीक हो गया। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो विद द डायग्राम। आप डायग्राम बना दोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। आप डायग्राम बना दोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरतीब से सवाल को सॉल्व करना है। अब बात आती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेसिकली किस तरह का आएगा। एक्सपेक्टेड ये है कि आपके पास कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाएंगे, और रीजनिंग क्वेश्चन में कॉमन सवाल ये है कि लब वर्सेस डब की साउंड आपके पास पूछी जाती है, कब कब प्रोड्यूस होती है। तो लब की साउंड प्रोड्यूस होती है जब पहले वेल्स बंद होते हैं, यानी पहले वाले वेल्स आपके पास कौन से वाले हैं, पहले वाले वेल्स आपके पास जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाले वो बंद होते हैं, थक करके उनकी आवाज़ होती है। और डब की आवाज़ आपके पास तब आती है जब आपके पास सेमिलूनर वेल्स के जो कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के गार्ड्स में खड़े हुए होते हैं, जब वो बंद होते हैं दूसरी आवाज़ आपके पास तब आती है। इसमें जब आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, यू ऑलवेज प्रोजेक्ट फॉर राइटिंग एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आपके पास 5 से 6 लाइन्स एटलीस्ट मिनिमम आपने कवर करनी है, कुछ भी करके। जब वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये लॉन्ग आंसर आप लिख रहे हो तो उसमें आपको कम से कम भी आपके पास 1 से 2 पेज का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये किताब है, मेरे पास किताब है,
ठीक है, इस किताब का ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है आगे पीछे के, और इसी तरीके से मेरे पास फिर वो तीसरा पेज है, पीछे का नहीं आगे का। तो 1, 2 और 3, एटलीस्ट आपके पास 3 पेज तो एटलीस्ट मिनिमम आपके कवर होने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर, एटलीस्ट। अब आप इस तरह के आराम से हेडिंग्स डाल डाल के लिखोगे, आपका आराम से सवाल कवर हो जाता है अलॉन्ग विथ हेडिंग। 2.5 पेज भी हो जाए तब भी चलता है। 2.5 to 3 कर देता हूं मैं इसको, पेजेस आर इनफ फॉर दिस आंसर, फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये आपको बताना मकसूद था कि भाई किस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना है। छोटी बहुत समरी के बाद और कुछ चैप्टर्स की बातें करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। स्टे ट्यून विद छा जाओ।